नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव हो जाने के बाद भी अभी तक मध्य प्रदेश जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो कभी वहां के नए नवेले मुख्यमंत्री को लेकर। और अब एक चर्चा हो रही है कांग्रेस की कि उन्होंने जो एक बड़ा सा फेरबदल किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बातें कही जा रही थी। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ या तो खुद इस्तीफा देंगे या फिर उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा। और अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। कांग्रेस ने युवा चेहरों को इस बार मौका दिया है। जी हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है वो कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को सौंप दी गई है। अब माना जा रहा है कि राहुल गांधी की वो पसंदीदा नेताओं में से भी एक है। ऐसे में उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है, तो वही उमंग सिंघार जो है उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो बताया जा रहा है कि भाजपा की तरह ही इस बार कांग्रेस ने भी जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। आज इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस पर भी बात करेंगे कि आखिर शिवराज सिंह चौहान वो बीजेपी आला कमान को क्या संदेश देना चाहते हैं। बार बार जिस तरह के वो कारनामे कर रहे हैं, लगातार उनके कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो उन सभी पर बात करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है MP के हमारे संपादक संजीव श्रीवास्तव सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, पहला सवाल यही करूंगी कि जैसा कि बीते 7 सालों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कमलनाथ थे और 2018 में उन्होंने चुनाव भी जितवाया था। लेकिन अब 2023 का जब चुनाव हारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो फिर जो प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि युवा चेहरों को मौका देना चाहिए, तो कांग्रेस ने ऐसा ही किया है। तो कांग्रेस को इसका कितना फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए, अपेक्षित था जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए। और कमलनाथ लंबे समय से, वो जो 2018 का जो रण था उसके पहले से उन्हें बागडोर मिली थी, और 18 से अब 23 हो चुका है, करीब 6 बरस के लगभग का एक, बल्कि 7 बरस, इनफैक्ट 6.5-7 बरस होने जा रहे थे उनको। और ये जो बीच में भी कुछ चुनाव रहे जिसमें कहीं कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि 2023 बहुत सुनहरा अवसर है और कमलनाथ के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये 23 का चुनाव लड़ा गया था। लेकिन बहुत बुरी तरह की जो पराजय हुई है, इसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट थी कि अब कमलनाथ को कंटिन्यू आला कमान नहीं करेगा। और अंततः वही फैसला हुआ। और ये जो मूव है, ये जो आपने अभी जिक्र किया, चाहे वो जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, और एक उपनेता भी हैं जो कांग्रेस विधायक दल में उपनेता बनाया गया है, वो भी एक युवा चेहरा है जो अटेर में जिन्होंने एक करारी हार दिलवाई बीजेपी के जो उम्मीदवार थे और शिवराज सरकार में मंत्री थे, अरविंद भदौरिया को वो हरा के आए। हेमंत कटारे उनका नाम है, उन्हें उपनेता बनाया गया है। तो आपने जो जितनी भी बातें की कि एक अच्छा मूव है, युवा के बदले युवा। देखिए, बीजेपी ने भी जो आला कमान है उसने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में जो एक अनुभवी नेता थे उनको विश्राम देते हुए उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज को चांस मिल सकता है। हालांकि उम्मीद केवल शिवराज कर रहे थे या उनके समर्थक कर रहे थे, आला कमान का रुख रवैया या मूड नहीं दिख रहा था। बहुत सारे बड़े नाम थे, प्रहलाद पटेल था, कैलाश विजयवर्गीय थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, अनेक नाम थे। लंबी फहरिस्त थी कि इनमें से किसी को शायद अब शिवराज के बाद कमान मिले, लेकिन नहीं मिली। और ऐसे एक, कह लीजिए, ऐसे नए चेहरे पर आला कमान ने दांव खेला जिसकी कल्पना खुद शायद उस चेहरे ने भी नहीं, क्योंकि मोहन यादव तीसरी बार के विधायक हैं, उन्हें दिया गया। तो कहीं ना कहीं मोहन यादव जो युवा भी हैं और नए हैं, युवा कम से कम जीतू पटवारी की तुलना में तो हम नहीं कह सकते, उनकी तुलना में उनकी आयु और दोनों में करीब 7 बरस का अंतर है। जीतू पटवारी 50 साल के हो रहे। और ये हम 1993 के बाद देख रहे हैं। 1993 जो था मध्य प्रदेश में, जब दिग्विजय सिंह को ऐसे ही अध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, तब वो 47 साल के होते थे, केवल 46-47 साल की उम्र में उन्हें दायित्व दिया था। और उनके सामने पटवा सरकार गई थी, वो दंगे हुए थे और दंगों के बाद में वो बर्खास्त किया गया था। और एक बड़ी गहरी चुनौती थी कि सिंपैथी जो बीजेपी के साथ है उसको कैसे तोड़ा। तो दिग्विजय सिंह ने बड़े तरीके से उस चक्रव्यूह को तोड़ा था और सत्ता लाने में कामयाबी हासिल की थी 1993। 93 से 98 और 98 से 2003 तक वे सत्ता में रहे थे। 3 में उनकी सत्ता गई थी और कई सारे उसके कारण थे, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन हम जब संगठन की बात करते हैं तो संगठन में बहुत लंबे अरसे के बाद किसी यूथ पर एक दांव खेला गया। और जीतू पटवारी की जो बैकग्राउंड है, जीतू पटवारी 2 बार विधायक रहे हैं। वो पहले 13 में चुनकर आए थे, इंदौर के राऊ से चुने गए हैं। वो
पहली बार वहां से बने और 18 में बने, और उसके पहले उनको संगठन में कुछ कुछ दायित्व मिलते रहे। वो कार्यकारी अध्यक्ष भी एक समय रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और भी उन्हें कुछ अहम दायित्व, चाहे ये 23 का जो ये पूरा का पूरा चुनाव था, इसमें भी चुनाव अभियान समिति और कहीं कहीं जगह दी गई। केंद्र में भी जो टिकटों की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें कहीं उनको बुलाया गया उस के लिए। तो भैया संकेत दिख रहे थे, मिल रहे थे, और वो राहुल गांधी की पसंद माने जाते हैं, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। राहुल गांधी बेहद पसंद करते हैं। याद करिए आप, वो जब शिवराज सरकार में एक मंदसौर में गोलीकांड हुआ था किसानों वाला, तो वहां राहुल गांधी के आने की सूचना मिली थी, तो एक पूरा का पूरा ऐसा वहां व्यवस्था प्रशासनिक की गई थी, चूंकि वो उस कांड के बाद में मंदसौर और पूरा वो इलाका काफी गर्म था, जल रहा था, तो नहीं चाहती थी सरकार की राहुल गांधी वहां आए और आग में कोई घी का काम कर जाए, उनका कोई बयान हो, वक्तव्य हो, मेल मुलाकात हो, नुकसान पहुंचाए पॉलिटिकली सरकार को या संगठन को। तो वो दांव उस समय बड़े तरीके से उसको तोड़ा गया था, और वो भी एक दृश्य थे कि वो जीतू पटवारी की मोटरसाइकिल पर बैठकर प्रवेश कर गए थे और पहुंच गए थे जहां तक पहुंचा। तो वो पूरा का पूरा था कि वो जीतू पटवारी को पसंद करते, और बार बार देखा, अनेक बार देखा। अभी भी जब 2023 के जो चुनाव के दौरान में प्रचार चल रहा था, तो राहुल गांधी ने जीतू पटवारी के कजिन हैं कुणाल चौधरी, जो विधायक थे 2018 में जीते थे, उनके क्षेत्र में वो सभा करने गए, और संगठन को नहीं ठीक से मालूम था कि ऐसा भी कुछ, ये पता था कि राहुल गांधी ने, लेकिन वो वहां काला पीपल में सभा कर लेंगे ये नहीं मालूम था। तो संकेत मिल रहे थे, और ये बहुत दिनों से अपेक्षित था कि बहुत हुआ। ये जो जितने भी बुजुर्ग लीडरान हैं, जो उतनी ऊर्जा नहीं बची है, और खासकर देखिए कमलनाथ की तो संगठन को लेकर शैली ही नहीं रही है। वो तो थोड़ा कारपोरेट कल्चर के नेता रहे हैं, उनकी कार्य करने की शैली अलग है, वो चलो चलो करते हैं। शायद इसीलिए वो 2018 में अपनी सत्ता पा लेने के बाद खो बैठे थे 2020 में, क्योंकि संगठन में बहुत वक्त देना पड़ता है निधि। संगठन के लिए आपको जमीन तक जाना पड़ता है, छुटभइये नेता से लेके सबको सुनना पड़ता है, बहुत बहुत समय। तो कमलनाथ के पास तो वो समय कभी रहा नहीं, और ये संयोग रहा कि 2018 में वो चुनाव जीत गए थे, जो भी परिस्थितियां थी। 23 में जिस तरीके की उम्मीद थी कि शायद कुछ कमाल हो सकता है, लेकिन बहुत सारी गलतियां ऐसी हुई जिसको लेकर अब उसकी समीक्षाएं चल रही हैं, हो रही हैं, और अंततः जो आला कमान ने फैसला किया है वो बहुत मुफीद माना जा रहा है। काफी खुश है जो कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड है, बहुत लंबी फहरिस्त है, लंबे अरसे बाद कोई द्वितीय पंक्ति तृतीय पंक्ति के नेता अब उम्मीद पाल रहे हैं कि चलिए अगर जीतू पटवारी आए तो नीचे के और लोगों को, और ये वक्त की मांग भी है। और दूसरी चीज देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि मोहन यादव को साधने के लिए सदन में मौका दिया गया है उमंग सिंघार को। उमंग सिंघार धार जिले से आते हैं, उनकी बुआ जी, जो सगी बुआ जी हैं जमुना देवी, वे नेता प्रतिपक्ष रही हैं मध्य प्रदेश विधानसभा, और उन्होंने बड़ा नाक में दम किया था सरकार के। वो डंपर कांड को उन्होंने उजागर किया था और बड़ा बवाल मचा था, न केवल मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी थी वो सारी की सारी, और भी ऐसे बहुत सारे मामले रहे थे जिसको बड़े क्लेवरली जमुना देवी ने प्ले किया था, और वो सरकार से मैनेज नहीं हो पाई थी। तो अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि उनके भतीजे उमंग सिंघार जो ट्राइबल है और अच्छा तेज तर्राट है, चौथी बार के वे विधायक हैं, ऊर्जावान हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया कि संगठन में जीतू पटवारी और सदन में, मतलब सड़क पे हम कह सकते हैं जीतू पटवारी और सदन में उमंग सिंघार, और फिर वो जो तीसरा जो नाम है उपनेता जिन्हें हेमंत कटारे को बनाया गया। हेमंत कटारे का बैकग्राउंड भी पॉलिटिकली थोड़ा साउंड है, वो दूसरी बार के विधायक हैं, वे अटेर से दूसरी बार जीते हैं। उनके पिता सत्यदेव कटारे बहुत अच्छे वक्ता थे, और उनको भी जो एक संसदीय ज्ञान था, उनका अपना जो एक प्रहार करने का, राजनीतिक प्रहार करने की शैली, तो उसी के मद्देनजर उन्हें भी एक अवसर मिला था कि वो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन। और आपने जो कॉस्ट इक्वेशन कही, तो कॉस्ट इक्वेशन भी देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसने एक ओबीसी को बनाया है मुख्यमंत्री, फिर 2 डिप्टी सीएम है, 2 डिप्टी सीएम में एक अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं जगदीश देवड़ा, उन्हें डिप्टी सीएमशिप दी गई है। फिर एक जो शर्मा है, जो माफ कीजिएगा ब्राह्मण है, वो राजेंद्र शुक्ल, उन्हें डिप्टी सीएम। तो ये भी कॉस्ट इक्वेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि अनुसूचित जाति के जगह अनुसूचित जनजाति पर दांव खेला है कांग्रेस ने, लेकिन बाकी इक्वेशन आप देखिए कि ये जीतू पटवारी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। फिर एक जो हेमंत कटारे हैं, हेमंत कटारे वो सामान्य जाति और ब्राह्मण है। तो तीनों चीजों, फिर ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि जो सत्तारूढ़ बीजेपी जो दल है या उसके आला कमान है, उन्होंने मालवा निमाड़ को तरजीह दी है। मालवा से उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया है।
तो यहाँ भी जो है कांग्रेस ने जो दो नेता बनाए हैं, चाहे वो पीसीसी के चीफ हो या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, वो भी मालवा निमाड़ से आते हैं। और यदि बीजेपी ने दांव खेला है विंध्य क्षेत्र से, तो जो एक मजबूत किला माना जा रहा था, जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि 2023 में जो हो रहे हैं चुनाव, इसमें ग्वालियर चंबल संभाग से बड़े अच्छे नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे, वो कहीं गच्चा खाया है और भी जगह गच्चा खाया है। कांग्रेस ने जहां जहां से उस उम्मीद थी सब जगह से, तो वहां से एक ऐसे युवा नेता को चुना है जो हेमंत कटारे ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं। तो अच्छा एक इक्वेशन है। और अब बड़ा दिलचस्प सा होगा, अभी सबसे पहले जो सामने लोकसभा के चुनाव हैं, तो लोकसभा चुनाव में इन नेताओं की परीक्षा होने वाली जिन्होंने कांग्रेस को अवसर दिया है। लेकिन उसमें जी। एक खास बात यह है निधि कि इन नेताओं को अब जो आला कमान ने इन्हें बना तो दिया है, इन्हें फ्री हैंड देना होगा। जब तक फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा, और ये जो छाया है, ये शेडो है, वो जो छाते हैं बड़े बड़े जो सो कॉल्ड हो गए हैं, अब हमने तो कई बार दिखाया भी कि जो सिड़े हुए पटाखे हो चुके हैं, जो सिर्फ नाम के कारण अपने चल रहे हैं, इनको धूप दिखाना चाहिए, अच्छी कड़क धूप जी। आला कमान दिखाए। इनसे कहे कि आप थोड़ा सूखिए, थोड़ा फिर से तपिए, मंजिए, फिर आप हमको लगेगा तो हम आपसे कहीं कोई मदद जी। लेंगे। तो यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में जितने भी ये तीनों नेताओं को वाकडोर सौंपी है, जो युवा है, यूथ है यहाँ गुंजाइश बहुत है। 66 की टीम है, अच्छा एक सदन में 66 की टीम है। और इसके बाद अब जीतू पटवारी की परीक्षा सड़क पर होने वाली है कि वो कैसी टीम चुनते हैं, किन लोगों को लाते हैं। ठीक है, तरजीह दीजिएगा जो जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, और जो जिनके पास में अनुभव है, उनको आप एक मार्गदर्शक मंडल टाइप का जैसा होता है वैसा कुछ बनाइए, उनसे मदद लीजिए। और इन लोगों को ही बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जितने बड़े नेता है, अपने को पुत्रों का मोह, अपनों का मोह, ये सब छोड़ें। और यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति में नहीं होने देना है, तो यहाँ के नेताओं को, केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय जो आला कमान है, और खासकर देखिए ये जो पसंद है, राहुल गांधी की पसंद माने जाते हैं जीतू पटवारी, और उमंग सिंघार को माना जाता है कि वो प्रियंका गांधी के बड़े गुड बुक वाले शख्स हैं। तो एक अच्छा सा एक इक्वेशन बना है। इस इक्वेशन को ऐसे कैश कराया जाए कि कुछ दिखे, और जब दिखेगा तो बिकेगा, और बिकेगा तो लोग जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो आपकी आगे मैदान जो आप खोते चले जा रहे हैं वो फिर जी। से बन सकता है। जी। निधि, बिल्कुल सर, और जिस तरह से आपने कहा कि जातियों को साधने की कोशिश की गई है, तो इस बार जीतू पटवारी जो है वो विधानसभा चुनाव हार भी चुके हैं। इसके बाद भी जो है उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं? और उमंग सिंघार जो है वो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है क्योंकि वो आदिवासियों को भी इससे साधने की कोशिश की गई है। तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए ये सारे जो है पैतरे आजमा रही है कांग्रेस? नहीं देखिए, ये अपनी जगह है। ये कॉस्ट इक्वेशन तो हर दल देखता है, उसकी अपनी होती है, सारी चीजों को देखा जाता है। कहीं ना कहीं देखिए, जब इनको कमान सौंपी गई मोहन यादव को, तो ये माना गया कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में कमान सौंप कर जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है, आला कमान ने, उसने कई राज्यों में निशाने साध दिए हैं। उत्तर प्रदेश में यादव की बाहुल्यता है, बिहार में यादव बाहुल्यता, लेकिन कितना आपका साथ मिलेगा, कितना देगा, ये अलग बात होगी। लेकिन जहां तक जीतू पटवारी की बात है, जीतू पटवारी थोड़ा ऊर्जावान है, उनमें एक ऐसी ललक है, एक ऐसा उनमें जो एक है ना स्पार्क होता है, स्पार्क की बात होती है। बार बार काफी समय से ये एक बात उठती थी, चलता था कि अब बहुत हुआ इन नेताओं को, जो यहाँ मठाधीश भी कहा जा सकता है, मठाधीश हैं, जो छत्रप हैं सो कॉल्ड, ये अब चूक से गए हैं। इनके पास में एक कोई जो नया सोच नहीं है, नया सोच चाहिए अब पूरे के पूरे संगठन को नए सिरे से खड़ा। तो ठीक है, कॉस्ट इक्वेशन तो कहीं ना कहीं उसको मान सकते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो वो एक फायदा होगा। और राहुल गांधी की जो लाइन थी, राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में बार बार यदि बात की है तो ओबीसी की बहुत बात की उन्होंने। कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें मोदी थोड़ा परेशान दिखे हैं। वो उसकी काट ढूंढ कर लाए थे। वो कहते थे कि जातियां तो भारत में चार हैं, कि गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है। लेकिन उनके भी जो फैसले, उससे परिलक्षित हो रहा है कि वो जाति से इतर नहीं हो पाए। उन्होंने ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाया, ट्राइबल का मुख्यमंत्री उन्होंने छत्तीसगढ़ में बनाया, उन्होंने एक सामान्य जाति या जो ब्राह्मण वर्ग से आने वाले भजन शर्मा जी को सौंपा राजस्थान। तो कॉस्ट इक्वेशन तो देखनी ही होगी, कहीं ना कहीं देखता है। लेकिन साथ साथ कितना स्पार्क है, कितनी ऊर्जा है, तो दोनों, चाहे वो जीतू पटवारी हो या उमंग सिंघार हो, दोनों ही ऐसे नेता हैं, यूथ हैं। और एक और चीज है, देखिए बार बार ये होती थी कि कमलनाथ का विकल्प कौन। दरअसल कमलनाथ
उन पे लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है, और जो पीसीसी चलती है, पीसीसी को चलाने के लिए धन की आवश्यकता बहुत होती है। तो धन की आवश्यकता के मदद, ये दोनों ही नेता ऐसे हैं, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, दोनों इतने साउंड है कि वो बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन आप बहुत, जो जितनी जरूरत होगी, जहां आवश्यकता होगी, वहां उस जो धन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में सक्षम है। और साथ साथ मैं ये कहता हूं कि अब ये आला कमान की जिम्मेदारी, आला कमान को अगर मध्य प्रदेश में लोकसभा के जो चुनाव सन्निकट हैं उसमें कुछ कमाल करना है, उसमें कुछ अलग करना है। देखिए, दोनों जो नेता आए, या तीनों कह लीजिए, चाहे वो विधानसभा के भीतर सदन के अंदर दो जो युवाओं को दायित्व सौंपा गया, और एक सदन के बाहर सड़क के लिए जीतू पटवारी, इन लोगों के पास खोने के लिए तो फिलहाल कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में यदि सबसे बुरे की बात हम देखें तो 2019 में 29 में से 28 सीटें बीजेपी हार चुकी थी, कांग्रेस हार चुकी थी, बीजेपी को 28 सीटें मिली, सिर्फ एक छिंदवाड़ा जीत पाए थे। तो 29 में से 28, इससे बड़ा आंकड़ा, 29 में से 29 बहुत बहुत ही मुश्किल सा है। हालांकि बीजेपी ने एक अपना संकल्प जतलाया है, प्रण लिया है कि हम 29 में से 29 जीतेंगे, और बीजेपी कुछ भी कर सकती है, जैसा उसकी शैली है। साम नाम दंडभेद की जो बात करते हैं उनके चाणक्य, तो सब कुछ घोषित कर देते हैं। और हमने ये भी देखा है कि कुछ जगहों पर तो चुनाव के पहले वोटों की कितने वोट मिलेंगे ये भी घोषित कर दिएगा, जिसको लेकर संदेह और शंकाएं तमाम उठ रही हैं। तो वो एक अलग बात है। लेकिन इन नेताओं के पास जो सबसे वर्स्ट कंडीशन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो सकती थी लोकसभा में, वो हमने 2019 में देख ली है। फिर इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में विधानसभाओं को भी देखा जाए तो विधानसभा में 173 की हार भी हमने देखी है 2003 में, और 2023 में 166 सीटें वह हार गई है, इतनी 163 सीटें हार गई है कांग्रेस। तो ये बहुत अंतर नहीं है। अगर इन नेताओं को आला कमान भरपूर रसद दे, जो असलाह चाहिए होता है एक चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए, या सड़क पर माहौल क्रिएट करने के लिए, फ्री हैंड देना चाहिए। नंबर एक, संसाधन जो जो होने चाहिए, चाहे वो उनको आर्थिक जो संसाधन जो भी मुहैया करा सकता है सेंट्रल। अब तो खड़गे जी ने शुरुआत करी है कि वो एक चंदा मांगने घर घर जाने वाले हैं, तो वो अपनी जगह है। लेकिन कांग्रेस अभी इतनी बुरी स्थिति में नहीं है, उसकी आर्थिक ऐसी स्थिति नहीं है कि वो ऐसे राज्य जो उसके अधिकार में रहे हैं, अंडर में रहे हैं, उनको बचाने के लिए किला था कभी मध्य प्रदेश एक जमाने में। यहाँ कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती है, लेकिन जब उसका पराभव शुरू हुआ तो पराभव होता चला गया, और खासकर 2003 के बाद। और उसकी वजह हम ये मानते हैं कि जो ये पहली पंक्ति के नेता हैं, जो सो कॉल्ड दिल्ली का जिनको आशीर्वाद प्राप्त रहता रहा है, इन नेताओं ने कांग्रेस के संगठन की भरपूर जो एक ऐसे हालातों में पहुंचाने में उनकी बहुत महती भूमिका रही। उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है। दिग्विजय सिंह जब 1993 में जीत दर्ज करने में सफल हुए थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक होता था। बड़ी लंबी फहरिस्त थी, बड़े सारे नेता थे कि उस जमाने में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, श्यामाचरण शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला, ये बहुत लंबी पांत थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कभी कोई सेकंड लाइन, थर्ड लाइन नहीं स्थापित होने दी। ऐसे ऐसे प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए जो रबर स्टाम्प की भूमिका में बने रहे। तो कहीं ना कहीं जब आपने उस संगठन को नहीं खड़े होना दिया, आप भूल गए कि आपको लगा मैं और मैं, तो उसका एक आपको खामियाजा भुगतना, और भुगतना ऐसा पड़ा कि अब संगठन में लोग ही नहीं। अभी तो कांग्रेस के सामने बड़ा संकट ये भी है निधि कि 29 लोकसभा सीटें जीतने के या ऐसे चेहरे जिस पर दांव खेल सके, उन चेहरों को तलाशना भी एक बहुत कठिन काम होगा जीतू पटवारी के सामने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोग हैं, आपको दांव खेलना पड़ेगा, आपको अवसर देना पड़ेगा। और जैसा बीजेपी ने किया था, बीजेपी ने ये जो 2023 के विधानसभा चुनाव थे, बड़े तरीके से जो हारी हुई सीटें उनकी होती थी, जो कभी सीटें नहीं जीत पाते थे, आप याद करिए वो दो सूची है कि 38-38 की, जो 39-39 की दो सूचियां उन्होंने दी थी, उन सूचियों में वो सीटों को उन्होंने पहले उम्मीदवार घोषित की, और 3-3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, जो सीटें वो जीत नहीं पा रही थी। और ये दांव चला, कई जगहों पर जीत दर्ज हुई। तो कहीं अब कांग्रेस को, ठीक है, देखिए अब कॉपी तो कर ही रहे हैं, उसको कॉपी कहलाए कुछ भी कहलाए, सबसे जो चुनावी राजनीति उसमें सबसे बड़ी होती है कि जीतना है, जीत कैसे दर्ज करें। जब साम नाम दंडभेद की बात होती है तो फिर जीतू पटवारी, उनकी टीम, उन्हें ऐसा एक फ्री हैंड दिया जाए कि चुनिए आप। अभी आज शुरुआत हो रही है, सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी घोषित की, कार्यकारिणी घोषित करने के बाद आप जनवरी में जितनी जल्दी आप जहां जहां आपको लगता है कि 10-15 उम्मीदवार घोषित कर दीजिए आप लोकसभा के। यदि घोषित कर देंगे तो उसको टाइम मिलेगा, अंत तक ना लटकाइए।
वो करिएगा तो बहुत फायदा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हो सकता है। निधि जी। और सर केवल कांग्रेस ही नहीं, इस बार जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी गई है तभी से शिवराज सिंह चौहान काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। या यूं कहें कि चर्चा सिर्फ उन्हीं को लेकर हो रही है कि शिवराज का अब क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा। और शिवराज सिंह का इस बीच एक वीडियो जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, तो पहले वो वीडियो हम सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। टाइगर अभी जिंदा है। मेरे रहते हुए कोई अनाथ नहीं रह सकता, न केवल बुद्धि में पूरे पद में सारी चीजें करेंगे। तो ये वीडियो है शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें वो कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। वो खुद को जो है वो टाइगर बता रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि घायल टाइगर बड़ा खतरनाक होता है। तो क्या लगता है सर कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो बीजेपी के लिए घातक सच में साबित होंगे? बुधनी में धन्यवाद सभा थी, उसमें वो धन्यवाद देने गए थे, तब उन्होंने ये एक बात फिर से दोहराया और इसके निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। और न केवल ये दोहराया है बल्कि इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी बातें अलग अलग मंचों से अलग अलग बातें कही हैं। उनके जो पक्ष में जो महिलाएं उमड़ रही हैं वहां वो कह रहे हैं भैया अभी है, आप चिंता ना करो, जगह जगह। तो देखिए अब जो उन्हें अपने जो उनका एक इतना लंबा मध्य प्रदेश में 16.5 साल वे मुख्यमंत्री रहे, तो अब कहीं भी जाएंगे कुछ भी कहेंगे, खबर तो बनना लाजमी है जब तक वो अब ये धीरे धीरे पुराना नहीं होता। अभी तो जुमे जुमे 4-5 दिन हुए हैं, 5 दिन में कैसे खबर नहीं बनेगी। वो जब निकलते, जैसे परसों ही रात की बात है, वो लौट रहे थे, एक जगह दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना हुई, वहां वो रुका उन्होंने काफिला, उसमें अच्छा शिवराज सिंह चौहान फुटेज लेने में बड़े बहुत ख्यात है। उन्होंने बरसों बरस, जब 16.5 साल का मुख्यमंत्री काल है उसके पहले से वो 5 बार के लोकसभा के सदस्य हैं, 1990 में विधानसभा में वो पहुंचे थे, तो बड़ा दीर्घ अनुभव है। आप सोचिए ना, 1990 में पहली बार जो विधानसभा आया हो, 33 साल तो उन्हें केवल चुनावी राजनीति में, अगर उसके पहले से सब चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने जब वहां वो जो एक घायल को उठाया, खुद ने उठाया, लोगों ने कहा भी कि भाई आपके तो बॉडीगार्ड थे, वो उठा सकते, लेकिन मामा जो है, मामा का सानी नहीं। मामा ने फिर वहां कहा भी कि चिंता मत करो भांजे, मैं हूं, मामा है तुम्हारा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कह दूंगा। तो वो मुझे सब चीजें जानते हैं, तो ये सब चीजें भी है। मामा को कहीं ना कहीं एक जो उनके मन में एक फड़फड़ाहट या जो एक वो है कि उनको कैसे, उनका कहाँ पुनर्वास हो, क्या उन्हें कोई काम तो मिले। और वो खाली बैठने वाले नहीं है, वो खाली बैठते ही नहीं है, वो सतत घूमते रहते हैं। और उनकी पहली पसंद मध्य प्रदेश है। वो इसके पहले भी कई बार हुआ कि मामा को दिल्ली बुलाया सकता, लेकिन मामा कहता था मैं मध्य प्रदेश में टिकूं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये सामने आएगा। अभी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ये संकेत दिए थे कि भाई इतने सीनियर लीडर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनका बड़ा योगदान है पार्टी के लिए, तो हम इन्हें ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ काम देंगे। तो मामा की जो थोड़ी सी और उनके समर्थकों की फड़फड़ाहट है कि क्या करें कैसे करें, एक चीज। दूसरी चीज, सवाल तो एक और खड़ा हुआ है निधि, कि कमलनाथ का अब क्या होगा। ये भी सवाल एक बड़ा हो गया कि कमलनाथ क्या करेंगे। उनको यहाँ से नेता प्रतिपक्ष का पद हो गया और दूसरा जो है पीसीसी अध्यक्ष पद भी चला गया, तो अब कमलनाथ का उपयोग क्या होगा। और देखिए आला कमान थोड़ा सा कुछ कमलनाथ से खुश नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से, कमलनाथ बहुत सीजन्ड सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो जो उनमें एक सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स है, या जो उनमें एक थोड़ी सी एक भाव ऐसा है, वो इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र कहे जाते थे, तो वो उससे निकल ही नहीं पाते हैं। वो जो एक उनके साथ में जुड़ा एक ये पक्ष है, वो उसी डिलेमा में जीते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये अब देखिए वक्त बहुत, पानी बहुत बह गया, गंगा इतनी बह चुकी है कि उसमें आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। और जो ये राजनीति है, खासकर चुनावी राजनीति, इसमें तो आपको सबको साथ लेकर, क्यों मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यही तो है कि आप जब नहीं चलेंगे तो फिर आप जब अकेले पढ़ते हैं तो फिर अकेले पढ़ते चले जाते हैं। आपका जब तक चल रहा है, आपके पास पद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ के पास जितना अनुभव है, ठीक है कि वो अब उनको लेकर तंज भी कसे जाते हैं कि वो उम्र दराज हो गए हैं, और उनको तो पूरे ट्रोल किया गया बीजेपी की ओर से पूरे चुनाव में। नहीं कहते थे अब तो आराम करना चाहिए, उनको भजन करना चाहिए, जो बीजेपी की ओर से होता था। लेकिन उनके पास जो अनुभव, उसका लाभ वो दे सकते हैं। उनको अब एक जो पर्दे के पीछे से भी बहुत सारी चीजें हो सकती है और पर्दे के सामने भी हो सकती है, लेकिन आपको संगठन को साथ कर, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो अभी तो फिलहाल यक्ष प्रश्न न केवल शिवराज के जो भविष्य का है, ये कमलनाथ के भविष्य को लेकर भी मध्य प्रदेश में पैदा हो कि उन्हें अब क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे। अभी उनके सुपुत्र साहब जो हैं छिंदवाड़ा से सांसद हैं,
तो क्या अभी ये भी है कि वो जो उनकी अपनी छिंदवाड़ा में विधानसभा से पहुंचे हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं कमलनाथ, तो क्या वो सीट छोड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे, क्या होगा? तमाम सवाल है, तमाम प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर आला कमान जो है कांग्रेस का वही दे पाएगा, और कमलनाथ की ओर से निकल के आ पाएगा कि वो उनका मूड क्या है। वो मध्य प्रदेश में ही अभी रहना, उन्होंने कहा था 2-3 दिन पहले कि मैं तो मध्य प्रदेश बिल्कुल बना हुआ हूं, छोड़ूंगा नहीं, और मेरी सेवाएं मरते दम तक हैं, और मैं अभी भी युवा हूं, मैं अभी भी संगठन के लिए उपलब्ध हूं, मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया है, पूरी जवानी खपा दी, और अभी मैं तैयार हूं। तो देखिए क्या करता है आला कमान, क्या करता है केंद्र उनको लेकर। लेकिन कुल मिलाकर उन्हें अपने स्वभाव में कुछ बदलना, अब ये भी है कि कहा जाता है ना कि क्या आप खाक मुसलमान होंगे, उनसे उम्मीद कैसे की जाए, वो भी एक प्रश्न है। फिर भी अभी जो समय की मांग तो यही है कि आपको सबको साथ लेके चलना होगा। अगर आपके संगठन को मध्य प्रदेश में कहीं पुनः स्थापित करना है, केंद्र की जो राजनीति है और खासकर जो लोकसभा के चुनाव इसमें सफलताएं पानी है, तो एक मिलजुल कर एक ऐसी महती भूमिका अदा करनी होगी, प्रयास करना होंगे, जिससे कि आपके संगठन का भला हो, आपकी पार्टी का भला हो। निधि जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारियां देने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस ने बदलाव कर दिया है मध्य प्रदेश में, जैसा कि बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि क्या कमलनाथ इस्तीफा देंगे या उनसे लिया जाएगा, और अब जीतू पटवारी को जो है वो नया कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और जीतू पटवारी क्या कमाल दिखा पाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, और क्या कुछ होगा। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के भी लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का अगला कदम क्या होगा, या जो मोदी जी है वो उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे, क्या कुछ होगा, इस पर आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।